आज हम बात करेंगे लिंड्स मेथड की फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस को लिक्विफाई कैसे करते हैं। लिक्विफिकेशन किसे कहते हैं? गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के अमल को। एक गैस है, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। यानी कि आप एक गैस है, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उस कन्वर्ट करने के प्रोसेस, किस तरह से आप एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम है जी लिंड्स मेथड। ये लिंड्स मेथड से आप गैस को बआसानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर कंप्रेसर लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है? एक कंप्रेसर लगा होता है ऐसे करके। कंप्रेसर लगा हुआ है और इस कंप्रेसर के अंदर ये कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर के इस तरफ से क्या हो रहा है? गैस आ रही है। इस तरफ से क्या आ रहा है? गैस आ रही है, जिसको आपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ आ गई? गैस आ रही है और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से गैस ऊपर की तरफ जा रही है। गैस यहाँ से आ रही है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, समझ आ गई? कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है। यहाँ पर ये कंप्रेसर है। इसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है, यानी कि गैस को प्रेशर दिया जाता है 200 ATM। जो सा गैस को प्रेशर दिया जाता है 200 ATM, यानी कि एक गैस है जो कि हवा से बाहर से आ रही है। हवा का प्रेशर जो सा होता है गैस पर वो होता है 1 ATM, लेकिन यहाँ पर इस कंप्रेसर ने जो सा इस गैस को प्रेशर दिया हुआ है वो हवा से 200 गुना ज़्यादा दिया हुआ है प्रेशर, हाई प्रेशर पर। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर? अब हम उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। ये गैस जो सी है ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, ये गैस है, ये ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये गैस जो सी है ठीक है, ये गैस जा रही है ऊपर की तरफ। ये गैस ऊपर की तरफ जा रही है। ये गैस, ये देखें, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यहाँ पर जब भी किसी गैस को, यानी कि जब आप गैस के साइकिल है ना, साइकिल का पहिया जब आप पंचर हो जाता है, यानी कि हवा निकल जाती है, तो आप कंप्रेस करते हो। हवा को कंप्रेस कर कर टायर के अंदर कंप्रेस्ड हवा भरते हो। तो उस दौरान क्या होता है, आपका टायर गर्म हो जाता है, गर्मी पैदा हो जाती है। तो ये जो सी हवा जा रही है, ये जो सी गैस जा रही है ऊपर की तरफ कंप्रेस होकर, इस गैस का टेम्परेचर क्या है अभी? ज़्यादा है। क्योंकि जब आप टेम्परेचर कंप्रेस करते हो ना, गैस को कंप्रेस करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब इस टेम्परेचर को कम करने के लिए, गैस के टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया होता है? रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। क्या लगाया होता है यहाँ पर? रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। ये क्या है? ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है।
ये क्या है, ये रेफ्रिजरेटिंग, ये H2O हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। H2O को हम यहाँ से डालेंगे, ठंडा H2O, कूल H2O हम यहाँ से डालेंगे, और कूल H2O जो सा होगा, ठंडा वाला H2O जो सा है, वो गैस जो से हाई टेम्परेचर है, गैस जो सी हाई टेम्परेचर से ऊपर की तरफ यहाँ पर आ रही है ना, इस गैस को, हाई टेम्परेचर वाली गैस को, ये जो सा ठंडा पानी है, इसकी सारी की सारी गर्माइश अपने अंदर जज़ब कर लेगा, ठीक है ना। और यहाँ से हॉट वाटर, यहाँ से हॉट वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ठंडा पानी डालेंगे अंदर, कूल वाटर हम यहाँ से अंदर डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे हम अंदर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हॉट वाटर बाहर की तरफ जाएगा। इस तरीके से हम इस गैस को ठंडा करेंगे। आमतौर पर हम वाटर को ही यूज़ कर रहे होते हैं गैस के टेम्परेचर को कम करवाने के लिए, यानी कि गैस कंप्रेस होने के बाद हाई टेम्परेचर पर ऊपर की तरफ जाएगी और इधर की तरफ जाएगी, ये ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पर जा रही है ये गैस, ठीक है ना। तो ये कंप्रेसर, ये जो से रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, आमतौर पर हम ये H2O लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, ये क्या है, ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, जो कि गैस के टेम्परेचर को जज़ब करने में मदद देता है। ठंडा H2O हम यहाँ से डालते हैं, और जब ये गैस के टेम्परेचर को जज़ब कर लेता है तो हम यहाँ से हॉट वाटर जो सा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब हम उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। ये आगे की तरफ जाए, अब यहाँ से जो सी गैस आएगी ना बाहर, यहाँ से जो सी गैस आएगी, ये ठंडी होकर आएगी अब, ठीक है ना, ठंडी होकर आएगी। और ये जॉल थॉमसन इफेक्ट इसका प्रिंसिपल है, यानी कि लिंड्स मेथड जो से है, ये डायग्राम समझने वाली है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई ना, तो समझ लो आप हर चीज़ लिख सकते हो। जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, सारी की सारी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी वर्डिंग में, ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद ये ठंडा पानी यहाँ से अब आएगा, वो वाली गैस आएगी यहाँ से कि जिसका टेम्परेचर क्या है जी, कम है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर जो सी गैस कंप्रेस्ड होकर जा रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड ने इस हाई टेम्परेचर वाली गैस का टेम्परेचर जज़ब कर लिया, और अब आगे जो सी गैस जा रही है इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। ये बात याद रखने वाली है। जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब इसलिए अब यहाँ से जो सी गैस आएगी या लिक्विफाई होकर, अभी ये लिक्विफाई नहीं होगी, अभी यहाँ से स्पाइरल पाइप है, स्पाइरल पाइप है ये, स्पाइरल पाइप है, ये देखिए ये स्पाइरल पाइप है, ये स्पाइरल पाइप है। यहाँ से ये जो सा है ये स्पाइरल पाइप से यहाँ पर कंटेनर भी लगा होता है। ये भी बात याद रखने वाली है कि ये कंटेनर लगा हुआ है ऐसे वाला, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस इनक्लोज है। ये कंटेनर है, यहाँ से ठंडी हो चुकी गैस आएगी, और ये जो सी गैस होगी ये स्पाइरल पाइप में से, ये जो सी स्पाइरल पाइप है यहाँ से आएगी, ये ऐसे फिर ऐसे, और यहाँ पर ये जो सी स्पाइरल है, ये स्पाइरल है, ठीक है ना। ये स्पाइरल में से ये ठंडी गैस जो सी होगी ये यहाँ से एक्सपैंड हो जाएगी। जैसे ही एक्सपैंड होगी तो ये लिक्विफाई में, यानी कि लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में गैस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जॉल थॉमसन इफेक्ट आपको याद करवा दूं कि क्या था। जॉल थॉमसन इफेक्ट कह रहा था कि जब हम किसी भी गैस को हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस कर दें
कंप्रेस करने के बाद उसको हम एकदम से एक्सपैंड करें ना, तो फिर वो जो सी गैस होगी वो गैस नहीं रहेगी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विफाई हो जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मैंने आपको बड़ी ही तफसील से बताया था कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्यों कम हो गई है, क्यों ज़्यादा हो गई है। क्योंकि ये देखें एक फिर से बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैंने बात की थी कि जैसे ही कोई बॉन्ड है, बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, बॉन्ड ब्रेकेज होती है, बॉन्ड ब्रेकेज होती है ना, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर क्या होता है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है, तो तब हमेशा याद रखना कि एनर्जी होती है एब्जॉर्ब। ठीक है ना। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ही बॉन्ड बनता है, तो अब बॉन्ड बनते दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या हो रहा होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। चूँकि बॉन्ड बन रहा है, चूँकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स, अभी ये गैस है। जैसे आप गैस को कंप्रेस करते हो ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं करीब करीब। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं ना, तो इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पैदा हो गई हैं इनके दरमियान। ये क्या है, ये IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पैदा हो गई हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो गई हैं, पैदा हो गई हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये बॉन्ड बन गया है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। अब यकदम से जब आप एक्सपैंड करोगे ना इस गैस को, ऐसे करके एक्सपैंड कर दिया, यकदम से एक्सपैंड करोगे, तो ये जो सी गैस है, ये जो सी गैस आपने एकदम से एक्सपैंड की है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर एक्सपैंड होगी। इनके बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ये एक्सपैंड होगी ना। जैसे बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये जो सी बॉन्ड की ब्रेकेज कब होगी, तब ब्रेकेज होगी कि जब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और इस तरीके से कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे कूलिंग प्रोड्यूस होगी तो आपको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, तो आपको पता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो सा आखिरी वाला पोस्टुलेट था कि टेम्परेचर को जैसे ही आप कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। और आपको पता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। गैस के काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर गैस थी, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए गैस थी। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई है कम, तो इसलिए यहाँ पर हमें लिक्विफाई, गैस लिक्विफाई यानी कि लिक्विड फॉर्म में हमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यही है, सेम काम ये है। यहाँ पर लिक्विफाई हमें गैस मिल जाएगी। ज़ाहिर नहीं है कि 100% में से तकरीबन 50% तक, यानी 40 से 50% तक गैस जो के मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई हो जाएंगे। कितने परसेंट तक, 40 से 50% तक। और बाकी के जो उनसे मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैस, जो उनसे अनलिक्विफाई गैस होगी वो ऊपर यहाँ पर आएगी। जो उनसे अनलिक्विफाई गैस होगी ना, अनलिक्विफाई गैस होगी जो उनसी अनलिक्विफाई गैस क्या करेगी, वो ऊपर यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। अनलिक्विफाई गैस को हम दोबारा से कंप्रेसर में भेज देंगे, अनलिक्विफाई गैस को। चलो जी, अनलिक्विफाई गैस को हमने दोबारा से कंप्रेसर में भेज दिया। ठीक है ना। अब ये दोबारा से कंप्रेस होगी, फिर दोबारा से टेम्परेचर कम टेम्परेचर बढ़ेगा इस गैस का, और फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड फिर दोबारा से इस गैस का टेम्परेचर कर देगा कम, और ये लो टेम्परेचर वाली गैस क्या करेगी, इस स्पाइरल में से गुजर कर जब ये एकदम से एक्सपैंड होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो से मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के अनलिक्विफाई मॉलिक्यूल्स होंगे, वो दोबारा से कंप्रेसर में जाएंगे और थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये चलता जाएगा प्रोसेस। और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि आपकी पूरी की पूरी गैस कन्वर्ट ना हो जाए लिक्विड में। जब ये पूरी की पूरी गैस अगर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, ये मशीन अपने आप इशारा दे देगी
ये मशीन जो सी है, ये वाली मशीन जो सी है, इस मशीन ये जो सा कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर वो नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। कंटेनर अपने आप ही बता देता है कि भाई स्टॉप कर दो, क्योंकि गैस सारी के सारी गैस जो सी है वो सारी के सारी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। गैस जो सी है वो सारी की सारी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब आप ये प्रोसेस, ये मशीन को बंद कर दो, ठीक है ना, ये अपने आप ही इशारा दे देती है मशीन। अब हम इसी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन को अब हम यहाँ पर उतारेंगे, ये सारी की सारी। कि सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि बनाया हमने कैसे है सिस्टम सारा का सारा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ऑपरेटर जोन सा है इसका ये है कि हमने यहाँ पर कंप्रेसर रखा हुआ है। एक कंप्रेसर है, आ कंप्रेसर यूज्ड टू कंप्रेस द गैस। एक कंप्रेसर है जो कंप्रेस करता है गैस को 200 ATM पर, ठीक है। और फिर उसके बाद एक रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है यूज्ड टू रिमूव द हीट ऑफ कंप्रेस गैस। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का काम क्या है, ये कंप्रेस्ड गैस जो सी गैस कंप्रेस करके ऊपर की तरफ जा रही है ना, उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड क्या करता है, ठंडा पानी जो सा होता है उस गैस की गर्माइश को जज़ब करता है। गर्माइश को जज़ब करने के बाद गर्म पानी हम यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर दोबारा से ठंडा पानी ऐड करते हैं। ठंडा पानी फिर दोबारा से गैस की गर्माइश को जज़ब करता है और यहाँ से गर्म पानी को हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से गैस जो सी ठंडी गैस यहाँ से यहाँ पर आएगी। ये यहाँ पर जो सी गैस आएगी वो ठंडी कूल होकर आएगी, ठीक है ना, समझ आ गई। क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड ने का काम ही यही है, गैस की गर्माइश को, गैस के अंदर जो सा टेम्परेचर ज़्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को कम करना, ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करना। जाहिर सी बात है, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी, ज़्यादा ही रहेगी, तो वो गैस में ही कन्वर्ट होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे ना। अगर ये रेफ्रिजरेटिंग फॉर एग्जांपल लिक्विड हमने नहीं लगाया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा कंप्रेस होगी ना गैस, कंप्रेस होने की वजह से टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बड़ी हुई होगी। जैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती है, आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी बड़ी होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जो सी गैस निकलेगी वो लिक्विफाई नहीं होगी, वो गैस ही रहेगी। इसलिए हम रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड लगाते हैं ताकि जो उनसे गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम। तो इसी वजह से हम यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड लगाते हैं ताकि गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, और इतनी कम हो जाए कि वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाए। यानी कि आप सेट करके रखते हैं। ये मशीन जो सी होती है, मशीन में बटन सेट होता है कि भाई कितनी आपने रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड को कूल करना है, कि कितनी मिकदार में आपने रेफ्रिजरेटिंग को कूल करना है ताकि जो उनसे मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है ना, जिससे हमें यहाँ पर जो सा गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिलेगी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिलेगी, ठीक है ना, समझ आ गई। ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का काम था। आगे स्पाइरल पाइप है, वेयर आ कंप्रेस्ड गैस फ्लो। यहाँ पर कंप्रेस्ड गैस फ्लो हो रही होती है, यानी कि कंप्रेस्ड गैस जो सी कंप्रेस होकर गैस आ रही होती है ना, उसको हम इसमें फ़्लो करवा रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, समझ आ गई। हाँ, कंटेनर इन विच गैस इज़ लिक्विफाई। एक कंटेनर है बड़ा सा, यहाँ पर गैस जो सी होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें नीचे मिल रही होती है, ठीक है ना। और अनलिक्विफाई गैस जो सी होती है वो दोबारा से कंप्रेसर में जा रही होती है। वर्किंग ये है, वर्किंग वही है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल द गैस इज़ कंप्रेस्ड एट 200 ATM प्रेशर बाय यूजिंग, यानी कि सबसे पहले तो हम गैस को कंप्रेसर के अंदर डालते हैं और कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को 200 ATM प्रेशर पर कंप्रेस कर आगे की तरफ भेजता है। द हीट ऑफ कंप्रेस्ड गैस इज़ रिमूव्ड बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। आपको पता है कि जब भी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेस करने की वजह से हवा, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि उनका
उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी को कम करवाने के लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का यूज़ करते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो सके, और इतनी कम हो सके कि वो वाली काइनेटिक एनर्जी जो सी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की। जैसे ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, तो समझ लेना कि आपके गैस के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ली हुई है आर्गोन गैस ली हुई है, आर्गोन गैस ली हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सा आर्गोन लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आर्गोन गैस यहाँ से लिक्विडफाई होकर लिक्विड फॉर्म में हमें मिल रही होगी। द गैस इज़ पास्ड थ्रू द स्पायरल पाइप, अब गैस जो सी होगी वो स्पायरल पाइप में से गुजरेगी, एंड सडनली एक्सपैंड थ्रू हो नोज़ल, और स्पायरल पाइप में गुजर कर इस नोज़ल में से, ये जो सी ये नोज़ल है इसको हम कहते हैं नोज़ल, इस नोज़ल में से यकदम से एक्सपैंड होगी। जैसे ही एकदम से एक्सपैंड होगी तो फिर आपको पता है कि जैसे ही आप एकदम से एक्सपैंड होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होती हैं तो आपको पता है कि सराउंडिंग से टेम्परेचर लिया होगा, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक की होंगी ना। जो सी मॉलिक्यूल ये कंप्रेस होकर गैस आई थी, ठीक है ना, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, बहुत से मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे एक्सपैंड हुआ यहाँ पर काम क्या हुआ, थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी। जैसे ही ब्रेक होंगी ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो ब्रेक करवाने के लिए सराउंडिंग से टेम्परेचर लेना पड़ेगा। जैसे ही सराउंडिंग से टेम्परेचर आएगा ये बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कूलिंग प्रोड्यूस होगी। और उस कूलिंग की वजह से यानी कि यहाँ पर हो गया टेम्परेचर कम, टेम्परेचर और कम हो गया है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और कम हो गया। जैसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और कम हो गई है तो मॉलिक्यूल्स अब लिक्विफाई होकर हमें नीचे मिलेंगे, आर्गोन गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। वो कह रहा है कि सम गैस इज़ लिक्विफाई, कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ गैसेस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। कुछ गैस लिक्विफाई हो जाती है, लेकिन कुछ गैस क्या होती है, अनलिक्विफाई फॉर्म में रह जाती है। वो जो सी अनलिक्विफाई फॉर्म में जो सी गैस होती है वो दोबारा से कंप्रेसर में जाती है, और ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। सम गैस इज़ अनलिक्विफाई, द अनलिक्विफाई गैस इज़ सेंट टूवर्ड कंप्रेसर, और जो सी अनलिक्विफाई गैस है वो कंप्रेसर की तरफ चली जाती है। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और ये जो सा प्रोसेस है ये दोबारा अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाता है यहाँ तक कि अनटिल ऑल द गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब तक कि सारी की सारी जो सी आर्गोन गैस है वो सारी की सारी गैस आर्गोन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है ना। अब दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक ये बात है कि सारी की सारी गैस जो सी है, जितनी भी गैसेस पीरियोडिक टेबल में मौजूद है ना, वो सारी की सारी गैसेस को आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लिंड्स मेथड के ज़रिए, सिवाय दो गैसेस के। वो कौन सी दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑल द गैसेस कैन बी लिक्विफाई एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम बाय दिस प्रोसेस। हाइड्रोजन और हीलियम की सिवाय जितनी भी गैसेस पीरियोडिक टेबल में मौजूद है ना, उन सारी की सारी गैसेस को आप लिंड्स मेथड के ज़रिए से लिक्विफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को आप लिंड्स मेथड के ज़रिए से लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होता है, ठीक है ना। छोटा होने की वजह से आपको पता है कि जिन गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है ना, तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वो आसानी से यानी कि जो उनसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये आसानी से बन जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आसानी से बन जाती हैं, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स का साइज़ कम होगा ना, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये जो उनसी कंप्रेसर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंप्रेस करेंगे ना उस गैस को, मिसाल के तौर पर
कंप्रेस करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो उनसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी ना, वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगी जब मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होगा गैस के। ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है लिंड्स मेथड। जितना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ होगा, समझ लेना उस गैस को जब आप कंप्रेस करोगे ना, तो वो आसानी से मॉलिक्यूल्स जो उनसे गैस के होंगे ना, वो आसानी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, आसानी से प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है ना, आसानी से प्रोड्यूस हो जाएंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि साइज़ बड़ा है मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आसानी से प्रोड्यूस हो जाएंगी और हम आसानी से एक्सपैंड करवा देंगे उस गैस को और आसानी से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा है, मॉलिक्यूल्स का साइज़ ही छोटा है, तो अब जब हम उसको कंप्रेस करेंगे ना, तो कंप्रेस करने के बाद मॉलिक्यूल्स के दरमियान, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं बनेंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं बनेंगी, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो फिर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज भी नहीं हो सकती। जब बॉन्ड ब्रेकेज नहीं हो सकती तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। जैसे ही जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम नहीं होगा, तो समझ लेना आपकी जो उनसी गैस होगी ना, जैसे ही आपने यहाँ से डाली थी ना हाइड्रोजन गैस, वो वैसे ही इस नोज़ल से बाहर निकलेगी। यानी कि गैस यहाँ से डाली तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस वैसे के वैसे निकलेगी, लिक्विड फॉर्म में नहीं निकलेगी, वैसे के वैसे ही निकल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, शेयर भी कर देना।